हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके लिए डी एंड एफ ब्लॉक लेके आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये डी एंड एफ ब्लॉक का वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1 में हमने डी ब्लॉक के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ा था। वीडियो नंबर 2 में हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के हमने 2 गुण पढ़े थे। पहला गुण परमाणु त्रिज्या था, दूसरा गुण आयनन विभव था। स्टूडेंट्स, अब हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आज हम तीसरे गुण पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जो तीसरा गुण है उसका नाम है धात्विक प्रकृति। मेटेलिक नेचर, धात्विक प्रकृति। संक्रमण तत्व मुख्यतया सभी संक्रमण तत्व प्रबल धात्विक प्रकृति दर्शाते हैं तथा एक विशिष्ट संरचना में पाए जाते हैं। बीसीसी काई केंद्रित निबिड़ संकुलित संरचना, एफसीसी आपने नाम सुना होगा, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका तथा षटकोणीय निबिड़ संकुलन एचसीपी। ये सभी संक्रमण तत्व विशिष्ट इन संरचनाओं में मिलते हैं। लेकिन मैग्नीज में अयुग्मित 5 इलेक्ट्रॉन D5 स्थायी विन्यास में मिलने के कारण यह एक विशिष्ट निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं कि संक्रमण तत्वों की धात्विक प्रकृति होती है, लेकिन आपसे कोई पूछे भाई क्यों होती है, तो आप क्या बताएंगे? इनकी धात्विक प्रकृति इसलिए होती है क्योंकि इनमें प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा अयुग्मित D इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण इनमें प्रबल धात्विक बंध बनता है। 2 कारण मैंने आपको बताए स्टूडेंट्स, एक प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा अयुग्मित D इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इनमें प्रबल धात्विक बंध बनता है। इस प्रबल धात्विक बंध के कारण ही संक्रमण धातुओं में धात्विक चमक मिलती है, उच्च घनत्व मिलता है, गलनांक अतनांक उच्च होते हैं, आघात वर्धनीयता होती है, तन्यता का गुण पाया जाता है, यांत्रिक सामर्थ्य पाई जाती है प्रबल धात्विक बंध के कारण। स्टूडेंट्स, प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर स्कैंडियम से क्रोमियम तक अयुग्मित D इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो धात्विक बंध की सामर्थ्य भी बढ़ेगी। लेकिन क्रोमियम से जिंक तक वापिस से अयुग्मित D इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है, जिससे धात्विक बंध की सामर्थ्य भी घटेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको धात्विक प्रकृति समझ में आई होगी। बेसिकली हम ये भी जानते हैं कि संक्रमण तत्व होती तो सभी धातु है, लेकिन धात्विक बंध के साथ साथ इनमें सहसंयोजक बंध भी पाया जाता है। तो सहसंयोजक बंध के कारण इनकी जो धात्विक प्रकृति है बाएं से दाएं जाने पर
मरकरी में ये थोड़ी हमको कम नज़र आती है, क्योंकि मरकरी की जो अवस्था है वो द्रव हो जाती है। तो मरकरी की द्रव अवस्था पाई जाती है, हालांकि मरकरी भी धातु है। इसीलिए हम कहते हैं कि सभी संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। ओके बच्चों, तो आप तीसरा टॉपिक डाल लीजिए, धात्विक प्रकृति। आप थर्ड टॉपिक डालेंगे स्टूडेंट्स, धात्विक प्रकृति। तो स्टूडेंट्स आप इसमें लिखिए, एरो वाइज लिखेंगे, बेस्ट पैटर्न होता है एरो में आपको लिखने का। लिखिए, फर्स्ट एरो लगाइए, सभी संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट एरो लगाइए, संक्रमण तत्व एक विशिष्ट संरचना में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जैसे काई केंद्रित घनीय एकक कोशिका, ब्रैकेट में लिखो BCC, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे BCC, कोमा फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, ब्रैकेट में लिखो FCC, तथा षटकोणीय निबिड़ संकुलित, ब्रैकेट में लिखो HCP आदि में मिलते हैं, आदि में मिलते हैं। नेक्स्ट एरो में लिखना स्टूडेंट्स, मैग्नीज में D5 स्थायी विन्यास के कारण, मैग्नीज में D5 स्थायी विन्यास के कारण यह विशिष्ट संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, विशिष्ट संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में आप लिखिए बच्चों, प्रभावी नाभिकीय आवेश की अधिकता तथा अयुग्मित D इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इनमें प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है, प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है। नेक्स्ट एरो में लिखना स्टूडेंट्स, इन गुणों के कारण इनमें धात्विक चमक, उच्च घनत्व, उच्च गलनांक क्वथनांक, कठोरता, आघात वर्धनीयता, उष्मीय व विद्युतीय चालकता तथा तनन सामर्थ्य का गुण मिलता है, का गुण मिलता है। स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में आप लिखिएगा, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर स्कैंडियम से क्रोमियम तक अयुग्मित D इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित D इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे धात्विक बंध की सामर्थ्य भी बढ़ती है। लेकिन क्रोमियम से जिंक तक
अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने के कारण धात्विक बंध की सामर्थ्य भी घटती है। धात्विक बंध की सामर्थ्य भी घटती है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस धात्विक प्रकृति को भली भांति समझने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करूंगा आपको इसके एक एक पॉइंट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं स्टूडेंट्स। और जो भी बच्चे न्यू फ्रेंड्स बीच में जुड़ते हैं वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, अब बच्चों हम इस प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का 4th नंबर का गुण लेके आते हैं और उसका नाम है ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो स्टूडेंट्स, हम 4th नंबर का गुणधर्म ले रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 4थे नंबर का गुणधर्म है बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण अवस्था है संक्रमण तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 4s में। तो ये बाह्यतम कोश ही होता है इसका। और उपांत्य कोश कौन सा होता है? 3D वाला होता है। हम केवल आपसे बात किसकी कर रहे हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की। तो इनके बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, अतः ये +1 या +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। लेकिन N-1D तथा NS, N-1D तथा NS कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर कम होने के कारण ये +1 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 होती है। इनमें ये स्थायी होते हैं। लेकिन स्कैंडियम एकमात्र ऐसा तत्व है जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ही स्थायी होता है। इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं मिलेगी, अस्थायी रहता है ये +3 +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं हमको प्राप्त होती है। यानी कि स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3 से लेकर +7 तक पाई जाती है। स्टूडेंट्स, उसके बाद में मैग्नीज के बाद में ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती जाती है, क्योंकि उसके बाद में 3D में इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे बात करूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इन सब की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की मैं अगर आपसे चर्चा करूं बच्चों, तो मैंने कहा कि स्कैंडियम एकमात्र +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। लेकिन जो टाइटेनियम है +2
+3 +4। अब आप देखिए इसमें 3d1 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मैं आपको साथ में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताता हूं, जिससे और आपकी परिस्थितियां क्लियर हो जाएगी। ओके बच्चों, तो मैं आपको इनके साथ इनके 3d और 4s में भरने वाले इलेक्ट्रॉन भी बता देता हूं। ये तो हो गए तत्व, और ये 3d के इलेक्ट्रॉन, ये 4s के इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब बच्चों 3d में इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, 4s में 2 होते हैं। इसके 3d में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 4s में 2, वेनेडियम में 3 और इसमें 2, इसमें 5, इसमें 1, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 7, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 2, इसमें 10, इसमें 1, इसमें 10, इसमें 2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब हम एक एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्थाओं से संबंधित बात कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये एक हम टेबल बना देते हैं जिससे हम और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट 3d में एक इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो स्कैंडियम में क्या होता है, इसके 3d के भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और 4s के भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ऐसा क्यों करता है स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसका विन्यास अक्रिय गैस विन्यास के समान हो जाएगा। इसलिए ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर एक स्थायी अक्रिय गैस विन्यास धारण करता है। इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। स्टूडेंट्स टाइटेनियम की बात करते हैं। टाइटेनियम में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 त्याग सकता है, या 3d के 1 भी त्याग सकता है और 2 भी त्याग सकता है। अगर 4s के 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +2 आएगा, और यदि 3d का भी काउंट कर लेते हैं तो +3 आ जाएगा, और यदि 3d के दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं तो +4 भी यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वेनेडियम की। वेनेडियम में 2 तो है इसी, इसलिए +2 तो ये दर्शाएगा इसे। इसके अलावा 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है, तो +3 +4 और ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था तक ये चला जाएगा। स्टूडेंट क्रोमियम एक स्पेशल केस होता है। क्रोमियम में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है, लेकिन ये स्थायी नहीं होता। दर्शाएगा तो सही, लेकिन ये स्थायी नहीं होगा, इसलिए ये +2। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +6 तक जाती है स्टूडेंट। +2 है, +3 है, +4 है, और +5 में स्थायी नहीं रहता, बल्कि डायरेक्ट +6 में जाके ये स्थायी हो जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें +3 थी, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, +4 है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, +3 है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो +5 हो जाएगा। अब 5 है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी, 6 है, तो अधिकतम इसकी कितनी हो जाएगी, +6 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। अब अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। इसके बाद में इसकी +3 की जगह पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। इसके बाद में ये +6 और +7, यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ और बीच की ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाएगा, दर्शाएगा सभी, लेकिन अगर हम बात करें +3 भी दर्शाता है, ये +5 में भी मिल रहा है, +6 में भी, +7 में भी है, मिलने को सब मिल रहा है, लेकिन इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, +7 है, और स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, +2 होती है। बच्चों इसके बाद में यहां से डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है,
उस परिस्थिति में ये केवल +2+3 दर्शाएंगे, ये +2+3 दर्शाएंगे। आयरन और कोबाल्ट एक समान ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। बच्चों निकल की बात करते हैं तो इनकी +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। अगर हम बच्चों कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में क्रोमियम के समान 4s में 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसलिए इसकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था और +2 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स जिंक को देखिए आप, जिंक में बाह्यतम कोश में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इसलिए इनके 10 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्थायी विन्यास बनाता है, इसलिए ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में मिलते हैं। तो बच्चों मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये पहले इनकी ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज तक बढ़ती है और उसके बाद में घटती है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ स्पेशल बातें आपको ऑक्सीकरण अवस्थाओं से संबंधित बता रहा हूं, एक एक करके इन बातों को आप सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम बात कर रहे हैं कि इनकी +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होती है, लेकिन ये इनकी ऊर्जाओं में अंतर कम होने के कारण ये एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अब आप देखिए क्रोमियम और कॉपर केवल +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात इनमें अर्धपूरित व पूर्ण पूरित विन्यास मिलता है। ओके, नंबर 2, जिंक एकमात्र +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, इसकी और ऑक्सीकरण अवस्था नहीं मिलती, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात पूर्ण पूरित विन्यास रखता है। ठीक है, स्कैंडियम भी एकमात्र +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्योंकि इसमें से भी 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात इसका भी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त होता है, इसलिए ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। स्टूडेंट संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर अयुग्मित d इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन मैग्नीज के पश्चात d इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के कारण ऑक्सीकरण संख्या में कमी होने लगती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट सुनिए स्टूडेंट्स, संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो हम कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, तो इनमें अम्लीय गुण में भी वृद्धि होगी, इनके अम्लीय गुणों में भी वृद्धि होगी। जैसे अगर हम मैग्नीज के ऑक्साइडों की बात करें, MnO, MnO2, Mn2O3, MnO3, Mn2O6। अब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होने से ऑक्सीकारक गुण में भी वृद्धि होती है और अम्लीय गुणों में भी वृद्धि होती है और सहसंयोजक गुणों में भी वृद्धि होती है। देखिए एक साथ 4 फैक्टर जुड़ गए। देखिए यहाँ Mn का ऑक्सीकरण कितना है, +2 है, यहाँ Mn का ऑक्सीकरण कितना है, +4 है। तो अपन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, Mn2O3 को आगे ले लेंगे और MnO2 को बीच में ले लेंगे, इससे सिस्टम आ जाएगा। Mn2O3 में Mn का ऑक्सीकरण कितना है, +3 है। MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण कितना है, +4 है। यहाँ कितना है, +6 है, यहाँ कितना है, +6। लेकिन स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं, यहाँ
जो कम निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं वो अम्लीय, वो क्षारीय गुण दर्शाते हैं। यानी कि इनकी प्रकृति कैसी है बच्चों? क्षारीय प्रकृति है। लेकिन अब जैसे ही MnO2 की बात करेंगे हम, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो यहां सबसे ज्यादा MnO2 क्या, इन दोनों की बात करते हैं पहले, MnO3 और Mn2O7 की हम बात करते हैं। तो यहां पर ये कौन सा गुण दर्शाएगा? ये अम्लीय गुण को दर्शाएगा स्टूडेंट्स। MnO2 की ऑक्सीकरण अवस्था ऐसी है जो ये इसमें भी बदल सकता है, यानी कि +2 में बदल सकता है, +3 में बदल सकता है, और +4 वाला +6 और +7 में भी जा सकता है। तो इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण देखने को मिलेंगे, इसलिए इसकी प्रकृति हम क्या मानते हैं? उभयधर्मी। स्टूडेंट्स ये प्रकृति इसमें भी हो सकती है, Mn2O3 में भी, क्योंकि ये भी +2 में और +4 दोनों में जा सकता है, इसलिए हम Mn2O3 की प्रकृति भी क्या मान सकते हैं? उभयधर्मी मान सकते हैं। तो बच्चों, जब ऑक्सीकरण संख्या कम होती है तब क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर अम्लीय गुणों में वृद्धि होती है। स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि कम ऑक्सीकरण संख्या में क्षारीय गुण है और अधिक ऑक्सीकरण संख्या में अम्लीय गुण है। तो अम्लीय गुण में वृद्धि होने के साथ साथ उनमें सहसंयोजक बंध भी मिलता है, सहसंयोजक गुण भी पाया जाता है। और अगर क्षारीय गुण है तो क्षारीय गुण यानी कम ऑक्सीकरण संख्या में क्षारीय गुण है, तो उस परिस्थिति में बच्चों, उस परिस्थिति में क्या होता है? उस परिस्थिति में उनमें आयनीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो संक्रमण तत्व आयनिक बंध व सहसंयोजक बंध दोनों बनाते हैं, आयनिक बंध व सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अर्थात कम ऑक्सीकरण संख्या में ये आयनिक बंध बनाते हैं और अधिक ऑक्सीकरण संख्या में ये सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात सुनिए बच्चों, ये जो संक्रमण तत्व होते हैं ये उच्च ऑक्सीकरण संख्या में ऑक्सीकारक गुण भी दर्शाते हैं और इनके जो द्विअंगी यौगिक होंगे छोटे आकार के परमाणु और उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के साथ होंगे, जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यानी कि ऑक्सीकारक गुण इनकी उच्च ऑक्सीकरण संख्या में होता है, लेकिन किन यौगिकों, किन तत्वों के साथ ये यौगिक बनाते हैं? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। तो बच्चों, क्वेश्चन भी है इसका, कारण दीजिए कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है। तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक तो इनका छोटा आकार होता है, छोटे आकार होने के कारण और उच्च विद्युत ऋणी परमाणु होने के कारण इनसे कोई भी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व सरलता से जुड़कर सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। तो बच्चों, संक्रमण तत्वों में धात्विक बंध भी बन रहा है और सहसंयोजक बंध भी बन रहा है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। धात्विक बंध भी है और सहसंयोजक बंध भी है। नेक्स्ट बात सुनिए स्टूडेंट्स, अगर कोई धातु है और उसके साथ कोई कार्बोनिल लिगेंड जुड़ता है, बच्चों ये लिगेंड जो शब्द है ये मैं आपको अगला जो संकुल यौगिक वाला चैप्टर है उसमें भी बहुत डिटेल में समझाऊंगा। कम से कम 4 से 5 लेक्चर होंगे इस लिगेंड को समझाने का। अगर कोई धातु के साथ कोई कार्बोनिल लिगेंड जुड़ जाता है तो उस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हम शून्य मानते हैं। जैसे हम कहें NiCO का होल 4,
अब ये जो CO है ना, ये कार्बोनिल लिगेंड है। अब इस कार्बोनिल लिगेंड के आते ही इस धातु का ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीकरण अंक होता क्या है? ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, किसी यौगिक में से केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले सभी परमाणु को निकाल देते हैं तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश को हम ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण अंक 0 हुआ। इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हुआ, 0 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इस संकुल में इस धातु के साथ, प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातु के साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो जैसे NiCO का होल 4 है, FeCO का होल 5 है, निकल टेट्रा कार्बोनिल है, आयरन पेंटा कार्बोनिल है, इनके नाम है। तो इनकी ऑक्सीकरण अंक क्या होंगे बच्चों, 0 होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है। मैं अगले वीडियो में आपको ऑक्सीकरण संख्या के बारे में लिखाऊंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे अपन ऑक्सीकरण संख्या के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।